नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम यानी NECCE तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रेरणा के लिए फ्रेमवर्क यानी NFECS जारी किए गए। संचार मंत्रालय ने दूरसंचार सुधारों की घोषणा की। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना यानी RPTUAS की घोषणा की। FAO ने इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन्फार 2019 से 2022 शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया। आपको बता दें कि ये नियम नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किए गए हैं। गौरतलब है कि ये नियम नागरिकता नियम 2009 में संशोधन करते हैं। 2024 के इन नियमों को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 को लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया है। चलिए अब नागरिकता संशोधन नियम 2024 के मुख्य उपबंधों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर इससे किन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकेगी। पंजीकरण या देशीयकरण के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों में भारतीय मूल का व्यक्ति, किसी भारतीय नागरिक से शादी करने वाली महिला या पुरुष, भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान, ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा है और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति शामिल हैं। आइए अब देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए अन्य पात्रताएं क्या है ये जान लेते हैं। नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन में दिए गए विवरण की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। साथ ही उस आवेदक के चरित्र की गवाही देने के लिए किसी भारतीय नागरिक द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही आवेदक को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना। आवेदक को एक घोषणा पत्र भी सौंपना होगा। इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि यदि आवेदक का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है तो उसके अपने देश की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। अब जानते हैं नागरिकता के लिए आवेदन कहाँ करना है। नागरिकता के लिए आवेदन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना होगा। जिला स्तरीय समिति के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी। गौरतलब है कि अधिकार प्राप्त समिति आवेदन की जांच करेगी और मानदंड पूरा करने पर आवेदक को भारत की नागरिकता प्रदान करेगी। चलिए अब नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। CAA 2019 के जरिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इसके तहत यह उपबंध किया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के उस व्यक्ति को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा यदि उसने 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है और उसे केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 3(2) के C के तहत या विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के प्रावधानों के लागू होने से छूट दी गई है या इस कानून के तहत बनाया गया कोई नियम या आदेश ऐसा प्रावधान करता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी मुख्य खबर की तरफ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट किया गया।
ये टेस्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक के साथ किया गया है। इस संपूर्ण टेस्ट ऑपरेशन को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है। ये टेस्ट ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। सबसे पहले MIRV तकनीक के बारे में समझते हैं। MIRV पारंपरिक मिसाइल्स के विपरीत एक साथ कई वॉरहेड्स ले जा सकता है। इनमें से प्रत्येक वॉरहेड अलग अलग लक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से हमला करने में सक्षम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पारंपरिक मिसाइल्स केवल एक वॉरहेड ले जा सकती हैं। इन वॉरहेड्स को जमीन से या पनडुब्बी के जरिए समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका MIRV तकनीक विकसित करने वाला पहला देश था। इसने 1970 में MIRVED इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM तैनात की थी। ये तकनीक रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के पास भी है। साल 2017 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर एक MIRVED मिसाइल अबाबील का परीक्षण किया था। अब बात करते हैं अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। अग्नि मिसाइलों का विकास 1980 के दशक के आरंभ में शुरू हुआ था। इनका विकास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया था। अब तक अग्नि मिसाइलों के 6 वेरिएंट्स विकसित किए जा चुके हैं। अग्नि 5 मिसाइल में 3 चरणों वाला ठोस ईंधन आधारित इंजन उपयोग किया जाता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 5 MIRV प्रणाली स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता वाले सेंसर पैकेज से युक्त है और ये सैकड़ों किलोमीटर में फैले अलग अलग लक्ष्यों पर कई परमाणु वॉरहेड से हमले कर सकती है। इसके अलावा अन्य अग्नि मिसाइलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम भारत की मिसाइल प्रणालियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी रखती हैं। इनकी मारक क्षमता की बात करें तो अग्नि 1 की मारक क्षमता 700 से 1250 किलोमीटर है। अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर और अग्नि 4 की मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर है। अग्नि प्राइम या अग्नि P 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली नवीनतम मिसाइल है। ये डुअल रिडंडेंट नेविगेशन और गाइडेंस प्रणाली से युक्त है। ये 2 चरण वाली कैनिस्टराइज्ड एवं ठोस प्रणोदक आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे आसानी से तैनात किया जा सकता है और अधिक तेज गति से लॉन्च भी किया जा सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम यानी NECCE तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रेरणा के लिए फ्रेमवर्क यानी NFECS जारी किए गए। आपको बता दें कि NECCE और NFECS पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू की हैं। ये पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के बारे में बात करें तो यह पहल 3 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए है। गौरतलब है कि NECCE 2024 बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क NCF-FS 2022 के अनुसार विकास के सभी क्षेत्रों को कवर करता है। इसमें शारीरिक अंगों का सुचारू रूप से काम करना, संज्ञानात्मक, भाषा व साक्षरता संबंधी, सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं। साथ ही सौंदर्य बोध के साथ साथ सकारात्मक आदतों को भी इसके दायरे में रखा गया है। इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों में संचालित प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा यानी ECCE की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके लिए सरल और बच्चों के अनुकूल तरीके से प्रस्तुत योग्यता आधारित पाठ योजनाओं एवं गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं। इनमें आंगनवाड़ी केंद्रों में और घर पर इंडोर व आउटडोर बच्चों के नेतृत्व वाली तथा शिक्षक के नेतृत्व वाली गतिविधियां शामिल हैं। प्रत्येक गतिविधि में दिव्यांग बच्चों को शामिल करने, सामुदायिक सहभागिता और घरेलू लर्निंग गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब चलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन के लिए फ्रेमवर्क यानी NFECS 2024 के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यह पहल 3 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए है।
इसका उद्देश्य बच्चों में समग्र प्रारंभिक प्रेरणा के लिए देखभाल करने वालों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना है। इसके तहत बच्चों के शरीर और मस्तिष्क दोनों के सर्वोत्तम विकास के लिए उत्तरदायी देखभाल एवं शुरुआती लर्निंग के अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। यह सेवा और परिचर्या के सिद्धांतों, देखभाल करने वालों के 3 कार्यों, स्नेह, बातचीत व खेल तथा सकारात्मक मार्गदर्शन पर केंद्रित है। चलिए बढ़ते हैं चौथी मुख्य खबर की तरफ। संचार मंत्रालय ने दूरसंचार सुधारों की घोषणा की। इन सुधारों की शुरुआत विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA के आयोजन से पहले के कर्टेन रेजर समारोह में की गई। भारत इस वर्ष अक्टूबर में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार WTSA का आयोजन करता है। ITU संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। घोषणा किए गए मुख्य सुधारों पर एक नजर डालते हैं। स्पेक्ट्रम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स SRS अनुसंधान और विकास विनियमों को सरल बनाया गया है। इसका उद्देश्य स्पेक्ट्रम बैंड अन्वेषण को प्रोत्साहित करना और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है। SRS में आउटडोर परीक्षण की सुविधा के लिए वायरलेस टेस्ट जोन यानी WITE जोन्स की घोषणा की गई है। परीक्षण के लिए WITE जोन्स को शहरी और दूर दराज के क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है। ये कदम लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सेवा प्रदाताओं का समय बचाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए उठाया गया है। ये लाइसेंस भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अनिवार्य किया गया था। एरिक्सन एजुकेट कार्यक्रम के लिए एरिक्सन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य जिन विश्वविद्यालयों में 5G केस लैब्स स्थापित की गई हैं, वहां मंजूरी दिए गए पाठ्यक्रमों की पेशकश करना और छात्रों के डिजिटल कौशल में सुधार करना है। अब बात करते हैं दूरसंचार क्षेत्र के बारे में। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार उद्योग है। यहाँ दूरसंचार की अलग अलग सेवाओं के 1.079 बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इस ओर मुख्य चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि प्रति यूजर औसत राजस्व समृद्धि को बनाए रखना, निरंतर सेवा गुणवत्ता बनाए रखना और उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव होना, साथ ही तीव्र प्रतिस्पर्धा। चलिए अब दूरसंचार क्षेत्र के लिए शुरू की गई अन्य सरकारी पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति दी गई है। समायोजित सकल राजस्व AGR को तर्कसंगत बनाया गया है और स्पेक्ट्रम अवधि 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष की गई है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना यानी RPTUAS की घोषणा की है। सबसे पहले RPTUAS के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले से चलाई जा रही PTUAS फार्मास्यूटिकल उद्योग का सुदृढ़ीकरण यानी SPI योजना का एक घटक है। SPI योजना का उद्देश्य भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। RPTUAS के उद्देश्य की बात करें तो इसका प्रथम उद्देश्य संशोधित शेड्यूल M और विश्व स्वास्थ्य संगठन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी WHO GMP मानकों के अनुरूप फार्मास्यूटिकल उद्योग में सुधार का समर्थन करना है। गौरतलब है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 का शेड्यूल M फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए GMP का निर्धारण करता है। इसके साथ ही भारत में निर्मित फार्मास्यूटिकल उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाना भी इसके उद्देश्य में शामिल है। पात्रता मानदंड की बात करें तो ऐसे कोई भी फार्मास्यूटिकल विनिर्माण इकाई जिसे प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता अपग्रेडेशन की आवश्यकता है तथा जो टर्नओवर संबंधी मानदंड पूरा करती है वह योजना में शामिल हो सकती है। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को प्राथमिकता दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले यह योजना केवल MSME फार्मास्यूटिकल इकाइयों को ही कवर करती थी। चलिए अब पात्रता हेतु शामिल अन्य गतिविधियों के बारे में जान लेते हैं। प्रोत्साहन के लिए पात्र गतिविधियों में वाटर और स्टीम यूटिलिटीज,
परीक्षण प्रयोगशालाएं, स्टेबिलिटी चैम्बर्स, अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल हैं। वित्त पोषण का उदार विकल्प, इसमें पारंपरिक क्रेडिट लिंक्ड सहायता की तुलना में प्रतिपूर्ति के आधार पर सब्सिडी पर बल दिया जाता है। राज्यों की योजना के साथ एकीकरण की अनुमति की बात करें तो यह प्रावधान फार्मास्यूटिकल विनिर्माण इकाइयों को अतिरिक्त टॉपअप सहायता का लाभ उठाने में मदद करेगी। सत्यापन का बेहतर तरीका, पारदर्शिता, जवाबदेही और संसाधनों का दक्ष आवंटन सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। आइए अब RPTUAS के तहत प्राप्त होने वाली सहायता के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। RPTUAS के तहत सहायता के लिए पिछले 3 वर्षों के टर्नओवर की बात करें तो जिन विनिर्माण इकाइयों का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है, उनकी पात्र गतिविधियों के तहत 20% प्रोत्साहन राशि की सहायता दी जाएगी। 50 करोड़ रुपए से अधिक और 250 करोड़ रुपए से कम के टर्नओवर पर 15% की सहायता राशि दी जाएगी और 250 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए से कम के टर्नओवर पर 10% की सहायता राशि दी जाएगी। बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की ओर। FAO ने इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस INFAAR 2019-22 शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने खाद्य और कृषि संगठन FAO के सहयोग से साल 2017 में INFAAR को लॉन्च किया था। यह नेटवर्क जलीय कृषि और पशु चिकित्सा क्षेत्रकों में AMR की निगरानी करता है। AMR की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक जैसे रोगाणुओं पर एंटीमाइक्रोबियल दवाइयां असर नहीं करती हैं। मनुष्यों, जानवरों और पादपों में एंटीमाइक्रोबियल दवाइयों के दुरुपयोग एवं अत्यधिक उपयोग के कारण AMR के मामलों में तेजी आई है। डेयरी क्षेत्र में ऑक्सीटोसिन का दुरुपयोग इसका एक उदाहरण है। चलिए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। मात्स्यिकी, जलीय कृषि और पशु चिकित्सा क्षेत्रकों में कुछ ऐसी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति बहुत कम प्रतिरोध देखा गया है जो बहुत अधिक उपयोग में नहीं है, जैसे क्लोरमफेनिकोल। मात्स्यिकी क्षेत्र में स्टेफिलोकोकस से लेकर पेनिसिलिन जैसी दवाओं के प्रति रोगाणुओं ने अत्यधिक उच्च प्रतिरोध विकसित कर लिया है। इतना ही नहीं, पशुधन क्षेत्र में ई कोलाई और स्टेफिलोकोसी जैसे रोगाणुओं ने उच्च प्रतिरोध विकसित कर लिया है। इसके अलावा संगठित और अनुबंध वाली कृषि यानी कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग में भी एंटीबायोटिक का उपयोग अधिक हो सकता है। AMR से निपटने के लिए भारत ने कौन सी पहलें की हैं? चलिए इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2017 जारी की गई है। AMR निगरानी नेटवर्क लॉन्च किया गया है। जंतुओं से मानव में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वन हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए एकीकृत वन हेल्थ निगरानी नेटवर्क भी शुरू किया गया है। आखिर में AMR से निपटने के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। AMR पर वैश्विक कार्य योजना AWARE यानी एक्सेस वॉच रिजर्व फ्रेमवर्क, वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली यानी GLASS ग्लास और विश्व AMR जागरूकता सप्ताह जो 18 से 24 नवंबर के बीच मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है हैती। इस देश की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। हैती में सामूहिक हिंसा बढ़ रही है क्योंकि कुछ गुट प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति को समझते हैं। हैती हिस्पैनियोला द्वीप के पश्चिमी भाग पर एक कैरिबियन द्वीप है। इसके पूर्व में डोमिनिकन गणराज्य स्थित है और इसके दक्षिण और पश्चिम में कैरिबियन सागर तथा उत्तर में अटलांटिक महासागर अवस्थित है और गोनावे की खाड़ी हैती के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब इस देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में समझते हैं। इस देश की सबसे लंबी नदी है आर्टिबोनाइट। 4 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कॉर्डिलेरा सेप्टेंट्रियनल, नॉर्दर्न मैसिव, मैथ्यूकस माउंटेन्स और मैसिव डे ला सेले। इस देश का सर्वोच्च शिखर है पिक ला सेले और इस देश की जलवायु उष्ण व आर्द्र उष्णकटिबंधीय है।
बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। जल शक्ति मंत्रालय ने वार्षिक जल शक्ति अभियान कैच द रेन यानी JSA-CTR 2024 अभियान शुरू किया है। यह JSA-CTR का 5वां संस्करण है। कर्नाटक ने गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में कृत्रिम रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलर केमिकल्स में टार्ट्राजिन, सनसेट येलो, कार्मोइसिन और रोडामाइन बी जैसे केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। CSIR और L&T कंस्ट्रक्शन के बीच टेक्सटाइल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी यानी TRC-PT के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु समझौता हुआ है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI ने भारत में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के आधार पर महत्वपूर्ण सूचकांक का प्रबंधन करने वाले सूचकांक प्रदाताओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। सेबी ने यह कदम सूचकांक प्रदाता विनियम 2024 के माध्यम से उठाया है। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इस वर्ष इसका आयोजन सेशेल्स में अमेरिकी नौसैनिक बल के नेतृत्व में किया गया है। भारतीय नौसेना ने भी इसमें भाग लिया था। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने जारी की है। SIPRI सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए याओंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणा पत्र पर याओंडे कॉन्फ्रेंस के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन और कैमरून ने संयुक्त रूप से किया था। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDEX पहल के तहत एंटी ड्रोन यानी वज्र प्रहरी प्रणाली हेतु 200 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।